आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं निमिषा माथुर रेडियो सबरंग पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। भगवान के बाद लोग अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो वो हैं डॉक्टर्स। और क्यों ना हो, डॉक्टर्स तन मन से मरीजों की सेवा में जो लगे रहते हैं। वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो तन मन धन तीनों ही तरह से मरीजों की देखभाल में डेडिकेटेड रहते हैं और सोसाइटी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक इंस्पिरेशन डॉक्टर रूबी बंसल आज हमारे बीच हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर रूबी बंसल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर रूबी, हमने पढ़ा है कि आपने HIV मरीजों को गोद लिया है और आप उनका इलाज कर रही हैं। इस नेक काम की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? 24 साल पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो एक पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में आया जहाँ पर मैं अपनी ओपीडी के लिए जाती थी। तो उसको HIV निकला। उस वक्त HIV के बारे में बहुत सारे लोगों को जानते भी नहीं थे और बहुत एक ज्यादा स्टिग्मा था, मतलब ट्रांसमिशन को लेकर भी था। तो जब मैंने उस पेशेंट को एडमिट किया तो मुझे प्राइवेट नर्सिंग होम के ओनर ने बुलाकर कहा कि आपने इसको कैसे एडमिट कर लिया और यहाँ हम सबको हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हुई तो बहुत मतलब पैनिक क्रिएट हो गया कि आप इसको भेजिए यहाँ से। और उस वक्त मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मैं इसको कहाँ भेजूं, कैसे इसकी हेल्प करूं। उसके जो साथ में आया था वो भी उसको छोड़कर चला गया। तो पेशेंट को डेफिनेटली हमें भेजना पड़ा, परंतु उसके बाद मैंने सोचा कि उसको मैंने गवर्नमेंट सेंटर में पता करके उसको भेजा कि अब, बट उसी के बाद से मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है इस फील्ड में काम करना चाहिए। और तो मेरा इंटरेस्ट कार्डियोलॉजी में था, परंतु जब इस तरह का ये इंसिडेंस हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि इन लोगों को की मदद करने वाला कोई नहीं है और ये भी एक छुआछूत की बीमारी की तरह से बना दिया है, तो इसमें कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें अपना स्पेशलाइजेशन किया, फेलोशिप की HIV में, और तब से मैं HIV के मरीजों को ट्रीट कर रही हूँ। और जो आपका सवाल है ये गोद लेने वाली बात, ये जनरली एक्चुअली मेनली कोविड के टाइम से पहले भी मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे जो बहुत पुअर थे, और दो गवर्नमेंट सेंटर है जहाँ पर की फ्री ट्रीटमेंट होता है HIV के लिए, परंतु बहुत सारे लोग डिफरेंट रीजंस की वजह से जाना नहीं चाहते हैं। कोविड में कुछ लोग जिनकी जॉब चली गई, जिनके किसी परिवार में जो है डेथ हो गई है और जो है अकेली फीमेल बची है, स्पेशली मैंने उन्हीं लोगों को गोद लिया जो रियल नीडी हैं और जो नहीं जा पाते हैं कि गवर्नमेंट में लाइन लगती है। और तो उन लोगों को मैं मेडिसिन फ्री प्रोवाइड कराती हूँ। मेरे पास 7-8 ऐसे लोग हैं, स्पेशली जो फीमेल्स, मेनली फीमेल्स हैं, जो जिनके घर में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, स्टिग्मा जाता है, लोग वो बीमारी को बता नहीं सकते हैं, रोजाना हॉस्पिटल में जा नहीं सकती हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगकर दवाइयाँ नहीं ले सकती है। तो मैं उनको जो है अपने ही पास से जो है उनको फ्री मेडिसिन की जो कॉस्ट नहीं लेकर और ट्रीटमेंट मतलब प्रेस्क्रिप्शन भी और दोनों चीजें फ्री देती हूँ। बहुत ही नेक काम कर रही हैं आप। तो एड्स क्या संक्रामक बीमारी है? एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, शारीरिक संबंधों के थ्रू होता है। एड्स जो है इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ जाए तो उसके थ्रू होता है। इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ब्लेड्स किसी को लग जाएं तो उससे हो सकता है। और जो IV ड्रग यूजर्स हैं, जो इंजेक्शंस लेते हैं एक ही सिरिंज से, वो बहुत सारे लोग बैठकर इंजेक्शंस लेते हैं IV, उससे होता है। और या गर्भवती महिला जिसको HIV है, उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है। पर छुआछूत की बीमारी नहीं है, संक्रामित इस तरह से नहीं है, एयरबॉर्न नहीं है, छूने से नहीं होता, साथ में खाने से नहीं होता, हाथ साथ में जो है कपड़े पहनने से, सेम कपड़े पहनने से नहीं होता, साथ में सोने से, कैजुअल सोने से नहीं होता है। लोगों में किस तरह की गलत जानकारियां देखने को मिलती हैं आपको एड्स को लेकर? एड्स को लेकर बहुत सारी गलत जानकारियां हैं, बहुत सारी। सबसे बड़ी तो ये जानकारी है कि लोग एड्स के मरीज को हीन भावना से देखते हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़े प्रॉब्लम तो है कि छुआछूत की बीमारी है, तो छूने से हो जाएगा, या ये मेरे पास में है, मैं उसको ओपीडी में देखूंगा तो हो जाएगा, मेरे साथ एक कमरे में रहेगा तो हो जाएगा। तो इस तरह की जो है भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं। घर में स्टिग्मा है, लोग घर में नहीं बता पाते हैं कि लोगों को लगता है कि जो है ये क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है तो इसका कैरेक्टर खराब है और इस वजह से बीमारी हुई। तो बहुत सारी इस तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत सारी इस तरह की सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहता, वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी, घर वालों को नहीं बताते हैं, तो ये सारी भ्रांतियां हैं।
अगर कपल में किसी एक को एड्स है तो क्या उनके होने वाले बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं? यस डेफिनेटली, मेरे करीब 30 बच्चे हैं जो कुछ ऐसे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके एक पेरेंट पॉजिटिव है। तो वो सभी बच्चे पर नॉर्मल हुए हैं। उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, वो पेशेंट्स को समझाना पड़ता है। पेशेंट्स का सबसे पहला ट्रीटमेंट पर होना जरूरी है कि उसको जो है वो इलाज चल रहा हो, उसका वायरल लोड जो होता है वो सप्रेस होना जरूरी है। उसके बाद हम इससे वे ऑफ कंसेप्शन बताते हैं कि किस तरह से सेफली कंसेप्ट कर सकते हैं, और उसके बाद किस तरह से प्रेगनेंसी में केयर करनी है, और फिर डिलीवरी के टाइम में क्या प्रिकॉशंस हैं, फीडिंग के टाइम में क्या प्रिकॉशंस है। अगर सारी प्रिकॉशंस ली जाए तो बच्चे नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उनको भी उतना ही राइट है अपनी फैमिली रखने का जितना कि नॉर्मल लोगों को है। तो लोगों को जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनके साथ और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एड्स के मरीजों के साथ अगर रहने की सावधानी है तो सावधानी सिर्फ कोई इस तरह की नहीं होती है। नॉर्मल दो लोग, एक HIV पॉजिटिव और नॉर्मल लोग साथ में रह सकते हैं। सिर्फ शारीरिक संबंध, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट है, उससे बचना चाहिए। तो सेक्स जो है वो कॉन्डम के थ्रू करना चाहिए, और स्पेशली जितना जल्दी हो सके, इनको भी पता चल जाता है तो टेस्ट एंड ट्रीट मेथोडोलॉजी है, टेस्ट होती ही ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे जो है किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई कौन सी बीमारी है, या वो पर्सन बिल्कुल उसी तरह से हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकता है। अभी कुछ समय पहले न्यूज में भी आया था कि कोई फल वाला है जिसके हाथ में कट लगा हुआ था और उसने कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के दे दिए थे। तो क्या इस तरीके की ये जो न्यूज आती हैं ये मतलब सीरियसली होता है ऐसा? जी नहीं, ये सब फेक न्यूज होती हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता। ये लोग अपनी मर्जी से, आप देखते ना हिंदुस्तान में क्या सभी दुनिया में ये व्हाट्सएप जो मैसेज हैं फेक न्यूज का एक बहुत बड़ा, एक तरह से मतलब इसको हम नेक्सस ही कह सकते हैं कि इतनी फेक न्यूज को जो लोग इधर उधर बिना सोचे समझे ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पर्सन की होनी चाहिए कि किसी भी चीज को फॉरवर्ड करने से पहले उसका तथ्य जांच लें। तो वो जानना चाहिए। इस तरह से HIV नहीं फैलता है। HIV वायरस बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर जो है खाने में खून मिल भी गया तो वो मर जाता है, वायरस जिंदा नहीं रहता। तो डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ब्लड का शारीरिक संबंध में डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसमिशन होता है। ब्लड जो चढ़ता है उसमें डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसमिशन होता है। किसी दो व्यक्ति को एक से ब्लेड यूज हो जाए, टैटू स्पेशली, इन चीजों से जो है फैलता है। जहां पर कि इन्फेक्टेड सिरिंज, अगर हम डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं यूज कर रहे हैं, पर आजकल तो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है। ब्लड बैंक को भी सभी को ये है कि हर ब्लड को टेस्ट किया जाता है। तो ये जो पाइनएप्पल वाला केस है, या खाने में मिला के, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि उसको था, उसने मुझे सैंडविच खिला दिया, कहीं उससे मिला तो नहीं दिया होगा उसमें अपना खून, तो मुझे HIV हो जाएगा। ये सब अपने मन की भ्रांतियां हैं। आप किसी एनजीओ या सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं? नहीं, एज सच कोई एनजीओ मतलब पर से HIV में बहुत सारी एनजीओ है। हमारा कनेक्शन डेफिनेटली उनसे रहता है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों की मदद जब हम करते हैं तो स्पेशली इवन बहुत सारे डिस्पॉर्टेड कपल हैं, जो लड़के लड़कियां यंग हैं, शादी करना चाहते हैं। सो उनको हम एडवाइस दे देते हैं कि वहां पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। सोशल वर्क में मैं बहुत सारे, जैसे वाव ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ी हूँ, सेवा भारती है उससे जुड़ी हूँ। तो इन सब चीजों में बहुत सारी, कई जगह चैरिटेबल क्लिनिक्स होते हैं, तो वहां पर जैसे मंथ में एक बार चैरिटेबल क्लिनिक में जाना, तो उस तरह की एक्टिविटी मैं काफी करती रहती हूँ। ये अपने अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के बारे में बताइए मैम। देखिए, अवार्ड एंड रिकग्निशन, तो जब आप काम करते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहती हैं। बहुत सारे हैं। एक तरह से मुझे मतलब सभी तो याद नहीं है, पर फिकी वीमेंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था अपने सोशल वर्क के लिए ही, HIV में स्पेशली वर्क के लिए। दैट इज प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब्दुल कलाम अवार्ड मुझे मिला है। कई सारे मेरी केस प्रेजेंटेशन, जो हम लोग डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें केस प्रेजेंटेशन के काफी अवार्ड हैं। कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कई अवार्ड दिए हैं। अभी कोविड के बाद काफी सारे जो अवार्ड हैं, कई अवार्ड मिले हैं कोविड में, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम कोविड में, हम लोगों ने बहुत हेल्प की लोगों की, स्पेशली ऑनलाइन। उस वक्त भी फियर था मेरा मेनली, जो मेरे को एक वो लगता है कि लोगों में से फियर निकालना बहुत जरूरी है। तो सेम HIV का और कोविड का, तो उस पर मैं बहुत काम करती हूँ कि लोगों में किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए और जो है इस फियर को कम किया जाए। बिकॉज फियर अगर कम हो जाता है तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं।
तो अवार्ड एंड ये तो आपकी काम आप करते हैं तो उसका एक पार्ट है, एंड डेफिनेटली इट्स गुड ऑलवेज, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको रिकॉग्निशन होती है, तो वो अच्छा लगता है हमेशा। बिल्कुल। आप अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या करती हैं? एचआईवी को लेकर जो अवेयरनेस है कि लोग इससे ज्यादा मतलब ग्रसित ना हो, और इन सब चीजों के लिए आप क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाती हैं? 20 सालों से मेरा अवेयरनेस पर बहुत काम है, बहुत काम है। सबसे पहले तो अवेयरनेस मैंने स्टार्ट की थी अपने हॉस्पिटल से ही, क्योंकि सबसे बड़ा तो जो प्रॉब्लम था पहले मेडिकल फेटर्निटी में ही है, एक डर था कि वो ट्रीटमेंट नहीं करते, जांच भी नहीं कराते। तो बहुत सारे हमने पेशेंट देखे हैं कि जानते हैं, तो डॉक्टर्स को मैंने बहुत पढ़ाया है, नर्सिस को स्पेशली, बिकॉज नर्सिस आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। तो अगर कोई मेरा चाइल्ड पेशेंट एडमिट होता है और नर्स ही डरेगी तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट। सो नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, मतलब मैंने मोर देन 1000 वर्कशॉप की होंगी इस तरह की नर्सिस के लिए, जिसमें कि स्पेशली जो है फियर, क्योंकि सबसे ज्यादा फियर उनको एचआईवी का ही रहता है। जबकि मैं पूछती हूँ कि किस चीज का डर है आपको, निकलिस्टिक इंजरी से, तो सबको एचआईवी का फियर रहता है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऑल्दो और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हॉस्पिटल में एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं स्टाफ को, तो वो बहुत किया है। स्कूलों में जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली 10th ऑनवर्ड्स बच्चे जो कि आजकल बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या होता है एचआईवी और सेफर सेक्स, तो वो काफी सारी वर्कशॉप मैंने की है, वो मैं अभी भी करती रहती हूँ। कम्युनिटी में जहाँ भी पुलिस, मैं दिल्ली पुलिस की एक तरह की रेगुलर फैकल्टी हूँ। आपसे बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूबी बंसल। बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके रेडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए तो हम भी अच्छा लगेगा, उसको एटलीस्ट लोग अवेयर होंगे। भले ही आजकल सोसाइटी में एक दूसरे की हेल्प करने का ट्रेंड कुछ कम हो गया है, मगर बदलाव की शुरुआत तो हो। लोग आगे आएं और जो जितना भी जैसा भी योगदान दे सकता है दे, जिससे हमारी सोसाइटी बेटर बन सके। इसलिए ही तो रेडियो सबरंग हमेशा आपको मिलवाता रहता है सोशल हीरोज से, जो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पता नहीं किसकी स्टोरी सुनकर हम सब मोटिवेट हो जाएं और ये गुडनेस की चेन बड़ी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।